आज जो है सो हम लोग नया शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअल में 12th का तो वीडियो हम लोगों ने बना के आप लोगों को दिया ही है, 10th का भी वीडियो बना के हम लोग डाले हैं यूट्यूब पर, लेकिन अब 11th का, क्योंकि 10th पास कर चुका है लोग, रिजल्ट भी आ गया है और बच्चे का डिमांड था कि सर 11th का क्लास भी हम लोग करवाइए, तो 11th के क्लास के लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है और आज से ही शुरू किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि 11th में पढ़ना क्या क्या है, कि आखिर हम लोग का होता है कि बस जाइए कोचिंग में और शुरू हो गया भाई 11th के क्लास में भाई सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो। तो आपको ये पता ही नहीं चलता है कि हमको पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चे वहां पे मिस्टेक कर जाते हैं जब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं रहता है कि मेरा सिलेबस क्या है, और टीचर जो है सो बंक मार मार के बीच में भागते रहते हैं। तो ये चीज आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैं पूरे सिलेबस से आपको रूबरू करवा दूं और आप जो है सो इसके बारे में पूरा जान लीजिए कि कैसे क्या होता है, तभी आप कहीं भी पढ़िएगा तो कम से कम आपका सिलेबस जो है बचे नहीं, और किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन का मार्क्स पूछा जाता है और कैसे उसको हम बनाते हैं, उस तमाम चीजों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। यानी सीधे तौर पे आज समझ लीजिए कि 11th के मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन आज आपको हम करवाएंगे और कुछ चैप्टर के बारे में बताएंगे भी, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाएंगे कि किस टॉपिक को शुरू करना है और कैसे अंत करना है। जो आपके बुक में है वो बिल्कुल उसी तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप जाइएगा अदर कोचिंग में तो कभी कोई लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देता है, तो कोई अलजेब्रा स्टार्ट कर देगा, तो कोई कैलकुलस स्टार्ट कर देगा पहले। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किसी ने मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज जो अरेंज किया है उस अरेंजमेंट का कुछ मतलब है। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर को सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स जो लिखा है एकदम चैप्टर वाइज बना बना के, आखिर किसी ने क्यों लिखा, क्यों अरेंजमेंट किया, तो सबसे पहले हमको अरेंजमेंट के बारे में जानना होगा मैथमेटिक्स में। तो हम लोग जो है सो कहीं से कुछ पढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पीछे का कंसेप्ट उसमें यूज होता है और लोग पढ़ाना शुरू कर जाते हैं। अब कहेंगे कि अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में भी जानो, थोड़ा सा इसका, अरे भाई शुरू से ही पढ़ाओ, इसके बारे में क्यों जानो, सीधे तौर पे बात है। तो जो चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है, एनसीईआरटी अरेंज किया है, एनसीईआरटी अगर किसी चैप्टर को अरेंज किया है तो पागल तो है नहीं क्यों अरेंज कर दे जैसे तैसे। तो उसको अरेंजमेंट करने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण था, लॉजिक था। तो उसी लॉजिक को हम लोग समझेंगे, ज्यादा आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप देखिए क्लास 11th के मैथ का सिलेबस, तो क्लास 11th के मैथ्स को कुल मिला के 8 भागों में डिवाइड किया गया। ये 8 भाग जो डिवाइड किया गया है, आपको ये मत समझ लीजिए कि बस 8 को पढ़ लिए हो गया सिलेबस खत्म। इस 8 मैथमेटिक्स का जो पार्ट बनाया गया, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये अपने आप में एक बुक है। जब आप रिलेशन, सेट थ्योरी, फंक्शन को पढ़ोगे तो ये अपने आप में एक बुक बन जाएगा, अलजेब्रा का एक बुक बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक बन जाएगा। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि भाई बस सेट थ्योरी कर दी, 8 चीज पढ़ लिए हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में समझेंगे। तो क्लास 11th के मैथ्स को कितने भागों में बांट दिया गया, 8 भागों। और ये 8 भागों में जो डिवाइड किया गया, तो पहला भाग है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा कंटेंट्स पढ़ना है जो आपको हम बताएंगे। दूसरा चीज है ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा चीज में पढ़ना है आपको अलजेब्रा। चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग। छठा है प्रोबेबिलिटी, सातवां है कैलकुलस और आठवां है स्टैटिक्स। ये 8 पार्ट बनाया गया। सबसे पहले
हम लोग 10th पास करके आप लोग आए हो, तो बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि आखिर मैथ्स कहते किसको है। मैथ तो पढ़ रहे हैं बहुत दिन से। ग्रेजुएशन में बच्चा आ जाता है, उसको भी मैथमेटिक्स का डिफिनेशन नहीं पता होता। अरे भैया, तो मैथ पढ़ रहे हो। आप जनरली जान लो कि जब आपके गांव में जाओगे, अपने गांव में जाओगे, अपने से बड़े से मिलोगे, तो सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या पढ़ते हो बाबू, तो कहिएगा साइंस पढ़ते हैं। उसको आवे कि नहीं आवे साइंस के बारे में, लेकिन आपसे पूछेगा कि साइंस किसको कहते हैं। ला, अब साइंस तो आपको सिलेबस लोग पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठा है, आपसे पूछ दिया साइंस। अब आपसे प्रश्न करेगा कि 11th क्लास में चल गए, तुमको साइंस ही नहीं आता, साइंस का डिफिनेशन नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा आप लोगों को उस समय जो है शर्म का सामना करना पड़ता है। पूछ देगा लोग कि क्या पढ़ते हो, तो मैथ्स पढ़ते हैं। पूछेगा कि मैथ्स का डिफिनेशन बताओ, मैथमेटिक्स इसको कहते हैं। उसको मैथ्स के क ख ग नहीं बुझाता है, मैथ्स का नेचुरल नंबर नहीं बुझाता, लेकिन पूछ देगा कि मैथ्स किसको कहते हैं। अब आप तो मैथ्स जानते नहीं, अब मैथमेटिक्स का डिफिनेशन को पता ही नहीं। अब क्या जवाब दोगे? वहां पे कहोगे कि करे लगोगे, बस काम हो जाएगा खत्म। तो नहीं, ये करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स पूछा, उसको जवाब दे दो। जैसे ही उसको जवाब दे दिया, वो फिर अगला क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा। वो तुमको समझ लेगा कि भाई इसके पास नॉलेज है, चाहे तुमको नॉलेज रहे चाहे नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है। और ये आपको प्रश्न कहीं छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप देखोगे कहीं भी एकदम जैसे तैसे आदमी के पास पहुंच जाओगे, जिसको कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, वो आपको केवल और केवल डेमोरलाइज करने की अगर उसके पास बात आ जाए, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि क्या पढ़ते हो बाबू, पटना में रहते हो, क्या पढ़ते हो, तो आप तो कह दोगे फट से कि हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो आपसे पूछो, तुरंत पूछ देगा कि आखिर मैथमेटिक्स क्या है। और उस समय आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। तो भाई मोरे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का डिफिनेशन भी लो, और जो तुमसे मैथ्स के बारे में पूछे उसे मैथमेटिक्स का डिफिनेशन के साथ आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है वो भी बता दो। सिंपल बात। तो कैसे बताओगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। तो मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल स्टडी। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल स्टडी व्हिच डील्स विथ शेप and size of the figure, and it's totally related to concept is called mathematics. Okay, तो यहां देखो, यहां पे 3-4 पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया। सबसे पहले किया कि मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल स्टडी। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये दिमाग में फिट करना। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल स्टडी Which deals with, ये किसको डील करता है, तो शेप को, साइज को, है ना, फिगर को। एंड इट्स टोटली रिलेटेड टू कंसेप्ट, और इससे जो कंसेप्ट बनता है उस कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। तो आपके दिमाग में बात आने लगा कि सर क्या बोल दिया, आखिर ये लॉजिकल स्टडी क्या है। लॉजिकल स्टडी क्या है? लॉजिकल कहने का मतलब कि हमने जो किसी चीज को आविष्कार करने में जो लॉजिक लगाया है, जो सोचा है, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिक। जैसे लॉजिक लगा के हम लोग किसी चीज का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो आखिर ये लॉजिक है। तो ये लॉजिक है, तो लॉजिक चीज को मैं थोड़ा समझाता हूं कि आखिर ये लॉजिक है क्या। एक्चुअल में जब मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ होगा, तो सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग नंबर आया। और वो काउंटिंग नंबर में कौन कौन है जरा गौर करेंगे। 1 2 3 4 4। भाई मोरे मैं ऐसा लिख रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग को तो लग रहा होगा सर क्या लिख रहे हैं, मैं सही लिख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, जब मैं ये चीज उठाया हूं तो इसके बारे में बताऊंगा भी। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो, और हिंदुस्तान में हिंदी भी जरूरत होती है। और ये हिंदी में 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता था।
5 ऐसे लिखा जाता था, 6 ऐसे लिखा जाता है, पता है कि नहीं? ये हिंदी की लैंग्वेज है और आज इसको थोड़ा सा मॉडलाइज कर दिया गया। मॉडलाइज कैसे किया गया कि सर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। तो ये चीज तो हम लोग खूब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग भूल गए हैं आज के समय में। लेकिन इसे मैं नहीं भूलने देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं मैथ के अंदर की बात बताने वाला हूं। और जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कहां से आया और क्यों आया और कैसे बना, तब तक भाई आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं शुरू से लेके और अंत तक आपको जो बताऊंगा, आप देखोगे हर चैप्टर में हर चीज का एक प्रैक्टिकल रूप होगा। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये जो मैंने 8 पार्ट बनाया था मैथमेटिक्स को 8 भागों में जो बांटा हूं, उसको आप देखोगे, पढ़ोगे, आपको ये प्रैक्टिकल लगेगा। मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लाइफ। मैथमेटिक्स जो है वो जीवन का प्रैक्टिकल चीज है, और जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तुम मैथ सीख जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। तो तुमको प्रैक्टिकल जानना होगा। और लोगों ने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया है, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल किया है, लेकिन मैं आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल होता है, मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, यानी इसकी जन्म के बारे में आपको जाना सिखाएंगे, आपको कि कहां से आया, कैसे आया। कोई फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ने शुरू करोगे और आज तक पहले भी पढ़ते आ रहे हो, तो आपको सर जी जाएंगे, फॉर्मूला लिखा देंगे और इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बना देंगे। अरे साहब, तो क्या इस फॉर्मूला को रटना पड़ा ना, लेकिन मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं है। टीचर बताते हैं कि मैथमेटिक्स रटो मत, लेकिन वो भी फॉर्मूला रटवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहूंगा, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कहां से आया है और फॉर्मूला पर कैसे किसी क्वेश्चन को बनाते हैं, वो टोटल चीज का प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा। तो मैथमेटिक्स का डिफिनीशन का भी प्रैक्टिकल हो जाए। तो सबसे पहली सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि जो 1 2 3 ऐसे लिखा गया, उसमें लॉजिक कहां आया सर? उस लॉजिक के बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूं, उस लॉजिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जरा गौर करेंगे कि मैंने जो मैथमेटिक्स में बनाया, मैथमेटिक्स में जिसने 1 को ऐसे लिखा और मैंने 1 पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा प्रश्न यह है कि 1 को 1 ऐसे क्यों लिखे, 1 को ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिख दिए? 2 को ऐसे लिखे, 2 को ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिख दिए? 3 को ऐसे लिखे, 3 को हम लोग ऐसे 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 क्यों नहीं लिख दिए? भाई ये आपके जहन में बात आ रहा होगा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। आखिर यहीं से आया लॉजिकल स्टडी, यहीं से निर्माण हुआ लॉजिक का, और यहीं से बनता है लॉजिकल स्टडी। तो भाई ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि लॉजिकल स्टडी, तो लॉजिकल स्टडी के बारे में मैंने ये कहा, और इसके बारे में मैंने कहा कि 1 ऐसे काहे लिखेंगे, ऐसे क्यों लिखेंगे? यही लॉजिकल स्टडी है। जरा सोचिए, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग पूरे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, कहां से आया, कैसे आया। तो उसी चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, ऐसा लोगों ने क्यों लिखा, उसका कहां से लॉजिक आया, मैं बताता हूं। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते, उसमें टीचर महोदय कहते हैं कि बाबू इधर आ जाओ, और वो बाहर निकल जाते हैं। अब हुआ क्या कि 50 बच्चा अपने आप में कंफ्यूज हो गया कि सर किसको कह दिया आने के लिए, हमको बुलाए, तुमको बुलाए, और वो कोई नहीं पहुंच पाता है। सब जैसे के तैसे रुक जाता है, बैठा रहता है, बन जाता है। अब भाई बड़ा दिक्कत हो गया, सर तो बुलाए थे किसी को। फिर बच्चा सोचता है कि अच्छा सर अपने आप आके नाम धर के बुलाएंगे कि सोनू, मोनू, टोनू, कौन आना है उसको बुलाएंगे तो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सर तो कह के चले गए। अब ना सोनू उठा, ना मोनू उठा, ना टोनू उठा। एक दिन की बात है, कोई नहीं उठा, सर चले गए। बाद में बड़ा गुस्सा गए, बेहुदा तुम लोग को बुलाया थे, नहीं किया है, आया कहे नहीं, बड़ा परेशान थे। फिर एक दिन बेचारे बैठे हुए होंगे कोई आदमी,
और अकेले कोई बैठा हुआ होगा, सोनू मोनू में से कोई भी, तो अकेले सोनू बैठा हुआ था और नाम भी नहीं बोले, बोले बाबू इधर आ जाओ। कौन आएगा भाई? जो सोनू बैठा हुआ था चाहे मोनू बैठा हुआ था, कोई एक आदमी वो उठ के चल रहा है। अरे वहीं पे मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग खटक गया। अरे जब 50 को बुलाया वहां पे कोई नहीं आया, लेकिन जब मैंने एक बैठा हुआ था उसको बुलाया और फट से आ गया, इसका मतलब कि भाई एक से कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने देखा, जरा उसको गौर से देखे कि ऐसे करके ऊपर से नीचे कैसन आदमी लग रहा है। तो कैसन आदमी लग रहा था कि सोनू लग रहा था, उसका माथा था, इसका सर हो गया, इसका थर हो गया, यानी ये इसका हेड हुआ और ये इसका बॉडी। तो कहे कि ओ ये तो बड़ा बढ़िया हेड हमको नहीं, देखिए आंख सब बना दिए, वो यहाँ पर नाक बना दिए, कहे कि आदमी हो गया। और बोले कि यहाँ से हो गया निर्माण किसका? एक का। और उस दिन से ही एक को ऐसे लिखना लोग शुरू कर दिए, हो गया एक। अब दूसरा दिन क्या देखे कि दो लड़का बैठा हुआ था। अब दो लड़का बैठा था तो दो माथा होगा उसके पास, तो एक माथा तो पहले सही था, एक और माथा लगा दिए, दो माथा हो गया। फिर दो का निर्माण हो गया, तो फिर यह हुआ क्या कि दो तक हो गया, ऐसे हो गया। अब इसमें भी देखिए दो आंख बना दीजिए, वो आंखी वाला है, वो आंख वाला है, वो हो गया, आदमी है, वो हो गया, दो हो गया, तो दो का निर्माण हो गया। फिर तीन, मतलब तीन माथा होने लगा, तो एक माथा, दो माथा, इनमें से घुमा के इसे कर देते तीन माथा, और ये तीन हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 जो हम लोग लिखते जा रहे हैं ये वाली, इसका निर्माण तो हो गया, नेचुरल नंबर का निर्माण हो गया। इसी को कहा गया लॉजिकल स्टडी। अब व्हिच डील्स विद शेप एंड साइज ऑफ द फिगर, आदमी का भी शेप होता है, शरीर हुआ, पैर हुआ, हाथ हुआ। अब लोगों ने कहा कि इस आदमी का सर, ये जो आदमी है इसका ये माथा है, ये दो पैर है, ये हाथ है, ये इसका अंगुली है। हम तो पेंटर है नहीं कि आपको हम सब पेंटिंग करके बता दे, तो ये सब था ऐसा। तो लोगों ने कहा कि सर जरा इस आदमी का कुछ एरिया निकाल के देखिए तो इसका कितना क्या होगा, नहीं होगा। अब यहीं पे इसका वजन लोग करने लगा, और यहाँ पर जो है सो वजन करके देखा गया, तो उसमें किलोग्राम निकल गया, कुछ निकलने लगा, वजन निकलने लगा। तो फिर वजन से सब लोग संबंधित कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स बना दिया, यानी कि वेट से संबंधित कुछ ना कुछ आदमी जो है सो इसका निर्माण कर दिया। अब फिर आदमी है तो बैठल तो रहेगा नहीं, खड़ा तो रहेगा नहीं, स्टैचू तो है नहीं, वो तो कुछ चलेगा, ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब चलने लगा तो किसने का तो दूरी तय करने लगा, तो यहाँ से डिस्टेंस निकलने लगा, और यहाँ से दूरी भी आ गया, तो मैथ में दूरी आने लगा। यानी कि जो मनुष्य की एक्टिविटी थी और जो उन्होंने किया, उस सारे एक्टिविटी को एक क्रमबद्ध रूप से अरेंज कर दिया गया, और उस अरेंजमेंट को कहा गया लॉजिकल स्टडी, व्हिच डील्स विथ शेप एंड साइज ऑफ द फिगर। यानी आदमी का यहाँ पे तस्वीर बनाया गया, तो इसमें शेप आ गया और इसका फिगर हो गया, साइज हो गया। फिर लोगों ने कहा कि कुछ डब्बा उठाने शुरू कर दिया, तो डब्बा को देखा कि डब्बा ऐसा बनल था, तो कहा कि भाई डब्बा का कुछ ना कुछ तो काम होगा हमको, और इसका भी काम पड़ने लगा, और इसको भी मैथ में लोगों ने जोड़ लिया, इस डब्बा को भी जोड़ लिया, और इस डब्बा से फिर मैथ बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इस दुनिया में जो भी चीज है, खाने से लेके, पहनने से लेके, सोने से लेके, उठने से लेके, दुनिया की जो भी हम लोग काम करते हैं या करवाते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, जिस रूपरेखा के अंतर्गत, वो सारे के सारे चीज जो हैं वो मैथमेटिक्स है। हम खाना भी खाते हैं तो मैथमेटिक्स ही है। यानी आपको सीधे तौर पर यह समझ लेना है कि मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ। जीवन का जो प्रैक्टिकल है, जो हम लोगों ने किया है आज तक, उसको जो हम अरेंज कर देते हैं, वह अरेंजमेंट आपका मैथमेटिक्स है। क्लियर है? तो यहाँ पर शेप एंड साइज ऑफ द फिगर आ जाएगा, और आप लोग घर देखते होइएगा, दीवार देखते होइएगा, पंखा देखते होइएगा, टेबल देखते होइएगा, कुर्सी देखते होइएगा, हमको देखते होइएगा, अपने आप को देखते होइएगा, अपने घर में वो हर वस्तु को देख सकते हैं। जिस वस्तु को आप देखोगे तो वहां पर मैथमेटिक्स लग जाएगा। तो कहने का मतलब कि टोटल चीज को क्या है, इसीलिए लिख दिया, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा इट्स टोटली रिलेटेड टू कंसेप्ट। इससे जो कंसेप्ट जो संबंधित है, उस कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया, और कोई आदमी पूछेगा तो इसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो हम इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज एक चीज को समझेंगे और इसके बारे में हम लोग
पढ़ेंगे। तो सेट थ्योरी जो है वह मैथमेटिक्स के कौन सा पार्ट है? तो पार्ट है अरेंजमेंट। तो आज हम लोग सेट थ्योरी को अरेंजमेंट के माध्यम से, कलेक्शन के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। तो ये डिफिनेशन में ही सारे मैथ को मैंने छुपा दिया है और इसको धीरे धीरे निकालेंगे और 8 पार्टों में आपको इस बात को समझाएंगे। तो समझते हैं और एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बाबू, जो हम आपको बताए थे अभी, डिफिनेशन तो बता दिए, ये इंट्रोडक्शन था। अब मैं कुछ शुरुआत कर दूं ताकि आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो पढ़ो तो आपको लगे कि हम कुछ पढ़े थे। ऐसा नहीं कि केवल हम बताए, आपको बहुत कुछ सीख भी गए होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ बताना है, पढ़ाना क्या क्या है मुझे ये जानो। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर्स में लिखा हुआ है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन। पहला आपका जो चैप्टर्स है आप देख सकते हो, मैंने लिखवाया है वो सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 3 को एक साथ कंबाइंड करके एक चैप्टर बना दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी में मैंने जो लिखा है, बुक में बहुत सारे लिखेंगे और टीचर बहुत सारी चीज अलग थलग पढ़ाते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल, मैंने पहले ही कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल ऑफ आवर लाइफ। हम लोगों का जीवन का जो है वो आपका क्या है, हमारा जीवन जो है वो मैथमेटिक्स है। तो उसको मैंने जीवन से जोड़ा है। अगर मैथ आपको सीखना है तो लवर ऑफ मैथमेटिक्स बनो। आप लड़की से प्यार मत करो, आप मैथ से प्यार करो, सीख जाओगे। अगर मैथ से तुमको प्यार नहीं हुआ तो फिर तुम मैथ नहीं सीखोगे। तो आपको लवर ऑफ मैथमेटिक्स बनना है। तो कैसे बनेंगे जरा देखिए, मैंने उसको कुछ फॉर्मेट तैयार किया है। तो सेट का जो फॉर्म किया, सेट को जो फॉर्म किया मैंने वो किस रूप में किया, मात्र ये 4 पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा। पहला डिफिनीशन, दूसरा कलेक्शन, तीसरा फॉर्म और चौथा टाइप्स। बस ये चीज आपको हम समझाएंगे और इसी 4 चीजों को पढ़ते पढ़ते आपका सेट थ्योरी समाप्त। सेट थ्योरी समाप्त, इस 4 पॉइंट्स को डील करेंगे और सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगा। रिलेशन को मैंने मात्र 2 टर्म में तोड़ दिया, डिफिनीशन और टाइप्स। और फंक्शन को मैंने भी 2 टर्म में तोड़ा, डिफिनीशन और टाइप्स। और इसको आप जान गए तो रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी के क्वेश्चन जीवन में आपसे छूटने वाला नहीं। आप लोग को पता होता होगा, जब आपके घर में कुछ नया मिलता होगा ना, तो आप उसको कुछ नया नया करने के बारे में सोचते होइएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई खिलौना ला दिए आपके पिताजी, या कोई मोबाइल ला दिए। मोबाइल में तो आप लोग दीवाना है भाई, तो मानना पड़ेगा, मोबाइल के दीवाना होंगे। मोबाइल जैसे आता है तो आप लोग कुछ ना कुछ करने लगते हैं, दिन रात करते करते नया नया चीज खोज देते हैं। उसी तरीके से जब मैं इसको पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुछ ना कुछ खोजते खोजते गया और खोजते खोजते जो है सो मैंने उसमें बहुत कुछ खोज दिया। और इतना कुछ खोज दिया कि मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया और इस शॉर्ट फॉर्म पे मैंने सेट थ्योरी को अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने रिलेशन को कैसे तोड़ दिया, इसको कैसे मैंने तोड़ा, और सब के बारे में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले मैं डिफिनीशन के बारे में बता दूं, सेट आखिर है क्या। सेट हम लोग प्रत्येक दिन यूज करते हैं सेट के बारे में। सेट थ्योरी तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि सर मुझे टी सेट दो, टी सेट, चाय बनाने। टी का मतलब तो जानते ही हैं और सेट तो आपको पता नहीं। देखिए, जाते हो दुकानदार को बोलते हो टी सेट दे दो, फटाफट वो टी का जो सामान है, केतली, बर्तन, छुल्ली, कटोरा, लंद फंद जो है वो सब आपको दे देता है, फट से पैक करता है और दे देता है। चलो भाई, तो क्या किया, आपको एक पैकेट में बंद करके दिया। पैकेट में बंद करके जो जो चीज आपको दिया उसका एक सेट बना दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेट थ्योरी। अब मैंने लिखा, डिफिनीशन में ये आ जाएगी, मैंने लिखा कलेक्शन। तो सेट थ्योरी का डिफिनीशन भी कलेक्शन पर ही डिपेंड करता है। देखिए डिफिनीशन में अब कलेक्शन आने वाली बात हो गई, तो कलेक्शन में क्या करना है वो समझ लो भाई।
तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ रहे हैं कि उसको अरेंज कर देना है, संग्रह कर लेना है, समूह में ले आना है। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब यह होता है कि जो मैं बोलूं वो अगला भी बोले। अगर राजू ने कहा, देखिए ये राजू है और ये रामू है, ये दो व्यक्ति हैं। राजू कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में यहां पर क्या हो जाएगा? इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर हम रामू से पूछे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो रामू ही बताएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यानी पर्सन टू पर्सन किसी डिफिनीशन को चेंज न किया जाए। अगर जो मैं बात बोलूं या राजू जो बोले वही बात मैं रामू से पूछूं तो उसका भी आंसर वही आनी चाहिए। पर्सन टू पर्सन कोई चीज चेंज न हो। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज होने लगेगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन नेचुरल नंबर राजू से पूछिए, रामू से पूछिए, श्यामा से पूछिए, जिससे पूछिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। यही हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। पहले ये बात समझिए। उसके बाद आपको हम बता दे कि अब आपको वेल डिफाइंड कौन नहीं होगा वो समझना है। तो वेल डिफाइंड कौन नहीं होगा? जैसे मैंने पूछा कि टू फाइंड द कलेक्शन ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर इन इंडिया, तो टॉप 5 क्रिकेटर इन इंडिया मैंने राजू से पूछा कि राजू बताओ टॉप 5 क्रिकेटर कौन है। राजू कह दिया कि सर हमको तो लगता है कि सचिन तेंदुलकर है, सौरभ गांगुली है, आपको विराट कोहली है, जो जो आपको लगता है 5 को बता दिया वो है ना। विराट कोहली है और ये धोनी अभी खूब चल रहा है, धोनी है, ये हो गया भाई। उसके बाद आपको जो भी लगता है वो आप बोल सकते हैं। पता नहीं कौन कौन आया है क्रिकेटर लोग, हमको तो उतना पता भी नहीं है, लेकिन कुछ जो मतलब है एम टेम जो रखना है नाम रख दो। अब भाई ये हो गया। अब हम जैसे ही पूछे राजू से, अब राजू के मन में तो ये 5 का नाम है। अब दूसरा हमारे पास है रामू। हम बोले कि भाई रामू तुम बताओ तो कि 5 टॉप क्रिकेटर इंडिया में कौन है। तो आपको लगने लगा कि इंडिया के 5 टॉप क्रिकेटर कौन है। तुमको मन करेगा कि हम कह दे कि हमको तो लग रहा है कि सर हम ही है बड़का टॉप क्रिकेटर। तो वो बोलेगा कि रामू है सर, फिर बोलेगा कि श्याम है, हरी है। टॉप क्रिकेटर तो उसको जो लगता है बोलेगा। अब वो बोल दिया कुछ कुछ अपना कि रामू है, श्याम है, हरी है, पंकज है, लड्डू है, तेरा है, जो बोलना है वो बोल देगा। तो 5। तो क्या हुआ? राजू का जो कलेक्शन था और रामू का जो कलेक्शन है वो डिफरेंट हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसीलिए इसका सेट बनाया नहीं जा सकता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको कहते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब हो गया? ये कलेक्शन जो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन विल नॉट बी चेंज। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म आपको हम समझा दिए, डिफिनीशन, कलेक्शन समझा दिए, फॉर्म। और फॉर्म क्या है वो समझना है कि हमको जो मिला ये नेचुरल नंबर मिल गया भाई। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, चाहे जो भी है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। सबसे बड़ी बात, जो पर्सन से पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो उसको ही अरेंज करना है। और उस अरेंजमेंट का रूल क्या है वो आपका सबसे पहले उसका
रूल जो है वो उसका फॉर्म आता है। और फॉर्म में क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट। यानी अगर आप किसी भी चीज को लिखते हो और इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं डालते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन आपने किया लेकिन उसको कर्ली ब्रैकेट में आपने नहीं रखा, सेट नहीं होगा। इसीलिए नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 लिखना होगा और कॉमा के विथ कॉमा। तो इसका ये क्या हो गया? फॉर्म हो गया। तो डिफिनीशन, कलेक्शन और फॉर्म, ये तीनों जब एक साथ कंबाइन होता है तो बन जाता है सेट। यानी डिफिनीशन, कलेक्शन और फॉर्म, ये तार देखिए। डिफिनीशन मैंने लिखा तो डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और इस कलेक्शन को मैंने किस में अरेंज किया? फॉर्म में अरेंज किया। तो जाके आपका क्या तैयार हो गया? सेट तैयार हो गया। इस सेट को पढ़ने के लिए डिफिनीशन, कलेक्शन और फॉर्म होना चाहिए। ये सब कुछ मिल जाएगा तब आपका क्या मिल जाएगा? आपका सेट बन जाएगा। अब इस सेट का तैयार होगा आपका टाइप्स, कि हमको यूज कैसे कैसे किए। जो हमने फॉर्म तैयार किया उसका यूज कहां करेंगे, और इसी यूज के बारे में हम पढ़ लेंगे और आपका सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझेंगे और आपको बताएंगे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो को आप देखिएगा तो 100 नहीं 110% आपको समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट्स नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। आपको दिखाएंगे कि आखिर एक एक वर्ड का मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या है। तो इसको आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए। और मेरा वीडियो शुरू हो गया है। अब एक एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको बना बना के भेजते रहेंगे, पूछते रहिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। और जो आपके पास प्रॉब्लम फंसेगा, दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, उसके लिए मैं 24 आवर आपके लिए तैयार रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सेवा में हम हाजिर रहेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए आपको बता दे, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7677194582। इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी समय आप क्वेश्चन जो आपको जहां फंसता है वीडियो देखने के बाद, उसको आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। आपका सॉल्यूशन करके आपके नंबर पे हम भेज देंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 सेवा आपको हम देंगे कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन लाइव क्लास, जो आप कांटेक्ट में हमारे रहिएगा फेस टू फेस, उसके लिए मैं वीक में 2 दिन आपको दूंगा, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगा, जो बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं समझ में आएगा, वो फेस टू फेस आपको समझाएंगे। नंबर 3 चीज वो मैं आपको देने जा रहा हूं कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का A to Z न्यूमेरिकल अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो टोटल न्यूमेरिकल बनाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। जो भी दिक्कत होगा उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेवारी रहेगी। और चैप्टर के समाप्ति के बाद आपका टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आपको ये साबित कर देना है कि बेहतर पढ़ाई यहीं से हो सकता है। हम मेहनत करेंगे, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा मेहनत करना तो बनता ही बनता है। तो आप इसको मेहनत कीजिए और दिखाइए कि ऑनलाइन क्लास जो होता है वो आपका ऑफलाइन क्लास से ज्यादा बेहतर होता है। ये आपको दिखाना है। इस बात को अपने जितने भी दोस्त, महीम, सखा, सहेली हो उस सब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और इतना करवा दीजिए कि पूरे बिहार के 10 लाख बच्चा जुड़ जाए। आप इतना जुड़वाइए और एक एक बच्चा का हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। 24 आवर हम आपके लिए तैयार हैं। जहां भी दिक्कत होगा फोन कीजिएगा, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। तो आज आपको इतना ही। कल से हम चैप्टर वाइज सब के बारे में आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे
और मेरी शुभकामना है कि आप लोग घर बैठे इतना बढ़िया से पढ़िए, इतना बढ़िया से पढ़िए कि पटना के सब फेल हो जाए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।